नमस्कार, सभी को नमस्कार। मैंने कहा था कि एजुकेशन सिस्टम ने ये काम कर दिखाया कि दुनिया के सारे बोर्ड्स को रैशनलाइज कर दिया। भाई इंडिया का बच्चा जब बाहर जाके कोई कोई एजुकेशन में पढ़ता है तो वो कोई एग्ज़ाम देता है, उस एग्ज़ाम के बेसिस पे वो उसको ले लेते हैं कि हाँ आप इसके योग्य हो, है ना। जैसे वो रशिया में लोग एमबीबीएस करने जाते थे, उसकी प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो इंडिया ने एग्ज़ाम क्रिएट कर दिया, भाई जो लोग वहाँ से एमबीबीएस करके आएंगे वो ये एग्ज़ाम पास करेंगे, उनको एमबीबीएस माना जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हमने वर्ल्ड वाइड किसी भी एरिया में एजुकेशन को रैशनलाइज कर दिया। अब ये झंझट नहीं रहा कि मैंने वहाँ से एमबीबीएस किया, कि मैंने वहाँ से 12th बोर्ड पास किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस तरह से हम धर्म के क्षेत्र में नहीं कर पाए, मानव के क्षेत्र में नहीं कर पाए, मानवीयता के क्षेत्र में नहीं कर पाए। सारे धर्म मानवीयता की बात करते हैं, सारे धर्म। आज धर्म वो चीज है जो मानव के बीच में सबसे बड़ी दीवार है, बाकी सारी दीवारें छोटी पड़ गई हैं। जिसने आदमी को मिलाने का ठेका लिया था वही सबसे बड़ी दीवार के रूप में खड़ा है। इसको हैंडल करने की जरूरत है। इसको हम एजुकेशनली हैंडल कर पाए, ये धरती बहुत रहने लायक जगह होगी। आज देखो पूरे वर्ल्ड की हालत कैसी है, पूरी धरती पे देखोगे तो एक युद्ध का माहौल है। हम किस शताब्दी के लोग हैं? हमारी सीमाएं युद्ध से तय हो रही हैं कि समझदारी से तय हो रही हैं? आज भी हमारे यूपी में भी यही झगड़ा होता है। एक खेत की मेंढ पे है ना मारकाट हो जाती है, मर्डर हो जाते हैं, वही गांव में चल रहा है, वही देशों की सीमाओं पे चल रहा है। क्या फर्क है इसमें? तो एक गांव में रहने वाला आदमी जिसको हम अनपढ़ कह रहे हैं और विश्व स्तर पे इतने तमाम बड़े बड़े एजुकेशन और पदों पे बैठने के बावजूद भी हम भी वहीं लड़ रहे हैं। कोई फर्क तो कोई नहीं है मानसिकता में। तो देशों की सीमाएं समझदारी से तय हो रही हैं कि बंदूक की गोली पे तय हो रही? अभी भी बंदूक की गोली पे तय होती है। इसका मतलब हमने एजुकेशन का काम नहीं किया। इसलिए एजुकेशन की पहली सफलता कि एक परिवार सुखमय होकर जी सके, एजुकेशन की अंतिम सफलता ये धरती युद्ध विहीन हो सके। भाई साहब, जिस दिन एजुकेशन उठ गई ना, वो देशों के पॉलिटिकल सिस्टम ढह जाएंगे, सब ढह जाएगा, कुछ भी बचने वाला नहीं है। क्योंकि अब तो सारी इंफॉर्मेशन क्रॉस हो रही है। इंफॉर्मेशन किसी देश की सीमा में बंधी हुई नहीं है। यदि यहाँ कोई अच्छा काम होता है वो वर्ल्ड वाइड लोग उसको देखते हैं, कहीं और होता है हम भी देखते हैं। जी बढ़िया। तो मेरे को लगता है इस बात की जरूरत है क्या? यूएचएस, यूनिवर्सल ह्यूमन स्टैंडर्ड्स। यदि आईएसआई है, आईएसओ है, तो यूएचएस की भी आवश्यकता है। जी चलिए, मानसिकता के बारे में बताया, 3 तरीके से देख सकते हैं। तो अब ये देखते हैं कि सारी मेहनत करने के बाद यदि हम आउटपुट को देखें, अब हम स्किल की बात नहीं करेंगे, केवल मानसिकता की बात करेंगे कि आउटपुट कैसा है। तो मैं लिखता हूं, आप देखिए कितना उस पर आपकी सहमति बनती है। किसी भी कॉलेज के बाहर खड़े हो जाएं, मानसिकता का सर्वे करें तो क्या मानसिकता सामने आती है? धन ही सब कुछ है, इंद्रियों में सारा सुख है और सुविधा ही जीवन शैली है। कितने प्रतिशत मास इस माइंडसेट के साथ है कि पैसा ही सब कुछ है, इंद्रियों में सारा सुख है, भोग में सारा सुख है और सुविधा ही जीवन शैली? कितना प्रतिशत मास? हाँ जी, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल 95% बोलिए, 99% बोलिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये माइंडसेट धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? 20 साल पहले जैसा था, 20 साल बाद कैसा होगा, है ना। ये भी बात तो ये भी बात समझ में आती है। ये माइंडसेट गांव में ज्यादा दिखाई देता है कि शहर में ज्यादा दिखाई देता है? ठीक है, अब तो दोनों ही जगह है। अब तो मोबाइल आने से एक ही शिविर सभी जगह चल रहा है। ये तो छोटा मोटा शिविर, महाशिविर तो वही है जो मोबाइल में चलता है। तो इससे ये समझ में आया कि यदि एक आदमी का माइंडसेट ऐसा है तो वो व्यक्ति साधन को इंपॉर्टेंस देगा कि संबंध को इंपॉर्टेंस देगा? साधन को, वो साधन के लिए संबंध को यूज करेगा कि संबंध के लिए साधन को यूज करेगा? साधन के लिए संबंध को यूज करेगा, है ना। और जिसका शोषण होता है वो शुष्क हो जाता है। जिसका शोषण होता है वो शुष्क हो जाता है
और शोषण करने वाला भी शुष्क हो जाता है, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अपने परिवारों में झांक के देखिए कि हमारे परिवारों में कहीं ना कहीं भाई भाइयों के बीच जो बंटवारे हुए हैं वो क्यों हुए? हमारे लिए संबंध महत्वपूर्ण था कि साधन महत्वपूर्ण था? संबंध महत्वपूर्ण होता तो बंटवारे नहीं हुए होते, है ना। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, परिवार में बंटवारा कब होता है? जब गरीबी होती है कि साधन पर्याप्त होते हैं? परिवार में झगड़े कब होते हैं? जब साधन आते हैं, है ना। अब साधन ही नहीं है, बंटवारा भी क्या करोगे? तो इससे ये भी समझ में आया कि हमने अपने परिवार में भी देखा, सभी जगह देखा, जब गरीबी रहती है तो हम बहुत एकजुट होकर रहते हैं। जब संस्थाओं में बहुत फंडिंग नहीं आती है तो संस्था के लोग बहुत जम के काम करते हैं, और जब संस्थाओं में फंडिंग आनी शुरू होती है, एक के नीचे गाड़ी आ गई, फिर दूसरे के सारे झंझट शुरू होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे खुशी मनाने के दिन आए तब हम टूट गए। तो इसका ये अर्थ हुआ कि यदि एक व्यक्ति के लिए संबंध की तुलना में साधन इंपॉर्टेंट है तो वो संबंध का शोषण करेगा कि नहीं करेगा? दिल्ली में दिवाली में जो मिठाई का डब्बा है उससे तय होता है कि किसके साथ संबंध कैसा है। किसके डब्बे में गोल्ड की चेन भी साथ में जाएगी और मिठाई किस क्वालिटी की जाएगी, और किसी का डब्बा तो उसी के यहाँ वापस पहुंच जाता है। तो इससे ये समझ में आया कि मेरे को जहां से पद और पैसे का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है उसके साथ मेरे को संबंध बनाने की आवश्यकता लगती है। जहां से पद और पैसा आता हुआ दिखाई नहीं देता है वहां से मेरे को संबंध बनाने की कोई आवश्यकता नजर नहीं आती। तो मैं संबंध साधन के लिए संबंध बनाता हूं। यदि मैंने साधन के लिए संबंध बनाया है और अपने घर परिवारों में भी ऐसे ही एक दूसरे को देखा है तो संबंध का पोषण होगा कि संबंध का शोषण होगा? संबंध का शोषण होगा। तो संबंध बने रहेंगे कि शुष्क हो जाएंगे? शुष्क हो जाएंगे। तो संबंध शुष्क हो गए तो आप देख लीजिए उम्र के बढ़ने के साथ साथ अपनों का अपनापन और अपनों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है कि घटती हुई दिखाई देती। जिंदगी की कंपनी लॉस में है कि जिंदगी की कंपनी प्रॉफिट में है? हम एक दुखद बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं। आपके पास केवल पैसा होगा, अपना कोई नहीं होगा, किसी के साथ, है ना। ये बहुत पुरानी रिपोर्ट कभी कभी मैं सुना देता हूँ, मैंने बहुत पुरानी पढ़ी हुई है। वो लंदन में बोले बुजुर्ग लोग अकेले हो जाते हैं, तो लंदन में समस्या हुई कि भी बुजुर्ग लोग अकेले हैं, इनका क्या किया जाए। तो सर्वे किया गया तो पता चला कि एक जवान व्यक्ति रोज 20 लोगों से मिलता है और एक बुजुर्ग आदमी 3 दिन में एक व्यक्ति से मिलता है। एवरेज ऐसा निकला, सर्वे करके देखा। तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया कि कुछ पेड़ लोगों को रखा जाए जो इन बुजुर्ग लोगों को रोज मिलने जाएंगे। क्या देखने जाएंगे? जिंदा है कि चला गया? क्योंकि प्रॉब्लम यह हुई कि आदमी अकेला घर में मर जाता था, अंडा दूध बाहर इकट्ठा होना शुरू होता था और बदबू आनी शुरू होती थी, तब पता चलता था कि सामने वाला मर गया। तो फिर कंपनी ने फिर काम हुआ तो एक सॉल्यूशन निकाला गया कि उसकी बॉडी में एक चिप लगाई जाए जो कि मरने के बाद तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना देगी कि आदमी मर गया। तो ऐसा मैं किसी शिविर में सुना रहा था। तो एक हमारा मित्र बेंगलोर में आईटी कंपनी में काम करता है, तो बोले लंदन से हमको ये कॉन्ट्रैक्ट अभी मिला है। तो आप ये कर सकते हैं कि आपके बुढ़ापे के लिए एक अच्छी क्वालिटी की चिप आप खरीद पाए। आपके पास पैसा होगा तो आप अच्छी क्वालिटी वाली चिप खरीद पाओगे, पर रहोगे अकेले ही। इस स्थिति की तरफ हम जा रहे हैं। इसका मतलब जिसने संबंधों को खो दिया बाद में वो खुद कैसा हो गया? वो भी शुष्क हो गया। इसलिए यदि हमने संबंधों का शोषण किया है तो जिसने शोषण किया है उसका भी शुष्क होना अनिवार्य है, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। बात पहुंच गई? अब सवाल खड़ा यह होता है कि यह आउटपुट ऐसा क्यों आया? ऐसा आउटपुट क्यों आया? इसके पीछे रीजन क्या है? तो कभी लगता है कि यार ये रॉ मटेरियल तो खराब नहीं था। रॉ मटेरियल को जांच के देखा तो पता चला कि हर बालक जन्म से
नंबर 1 जिज्ञासु है। देखिए क्या अद्भुत बात है। मतलब हम इतना चाइल्ड सेंट्रिक और तमाम बातें जरूर करते हैं, लेकिन सही अर्थों में वो व्यवहार रूप में हमारे परिवार में ही आ सके। परिवार में तो कोई एससीईआरटी या कोई पार्टी मजबूर नहीं कर रही है हमको। हर बच्चा जन्म से जिज्ञासु है। अब बताइए 2 साल का बच्चा ज्यादा समय खाने की चीज मांगता है कि ज्यादा समय क्वेश्चन पूछ रहा होता है? अब बताइए 2 साल के बच्चे को क्लियरली पता है कि खाना पीना मेरी छोटी जरूरत है, ज्ञान मेरी बड़ी जरूरत है। क्या लगता है? ये ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? भाई यदि छोटा बच्चा 2 साल का बच्चा है ना, जो भाषा बोलने लगा है, वो खाने की चीज कम समय मांगता है, क्वेश्चन ज्यादा समय पूछ रहा है, जबकि किसी ने उसको ऐसा नहीं बोला है कि अब तुम क्वेश्चन पूछना शुरू करो, तुम क्वेश्चन पूछने के लायक हो गए हो, है ना। इसका मतलब है कि बाय नेचर नेचुरली मानव जिज्ञासु है, मानव के पास समझने की ताकत है, वो उसका बचपन से प्रयोग करता है ना। तो इसका मतलब है कि हर बच्चा जन्म से जिज्ञासु है, उसको पता है कि ज्ञान मेरी आवश्यकता है। हर बच्चा जन्म से न्याय का याचक है। याचक का मतलब है कि उसको दूसरों के साथ न्याय करने की योग्यता नहीं है, लेकिन अपने साथ न्याय चाहता है। आप कोई सामान एक बच्चे को कम दे दो, एक को ज्यादा दे दो, तुरंत बोलता है कि इसको ज्यादा मिली है, मेरे को कम मिली है। तो उसके साथ न्याय किया जाए ऐसा उसका चाहना है, उसको न्याय करने की योग्यता। उसको ज्यादा दे दो, दूसरे को कम दे दो, उसको उतनी प्रॉब्लम नहीं है। ये किसी को हो भी सकती है, किसी को नहीं भी हो सकती, लेकिन उसके साथ अन्याय ना हो तो अपने साथ में न्याय की उसकी चाहना है। ऐसा सभी बच्चों के साथ है। हर बच्चा जन्म से सत्यवक्ता है। हर बच्चा जन्म से सत्यवक्ता है। सत्यवक्ता मतलब उसके पास झूठ नाम का कोई कॉलम है ही नहीं। उसको झूठ नाम की कोई चीज होती है ये पता ही नहीं है ना। उसको तो हर चीज सही पता होती। घर में गाली दी जाती है तो गाली देने लगता है। जो भाषा घर में प्रयोग होती है, जिस तरह से घर में लोग, अभी मैं आया तो एयरपोर्ट से जिस टैक्सी में आ रहा था, तो मेरी अक्सर आदत है, वो हर आदमी अपना घर कैसे चलाता है और वो अपने कि कैसा फील करता है, कभी कभी बैठने का मौका मिल जाता। तो राजस्थानी बंदा था जो गाड़ी चला रहा था, तो राजस्थानी को मैं पूछा कितने साल से दिल्ली में हो, कितना पैसा कमा लेते हो, गाड़ी अपनी है कि किराए की है, यहाँ फैमिली रहती है, तो उसने सब अपना बताया। फैमिली राजस्थान में रहती है, हर वीकेंड में राजस्थान चला जाता है। और यहाँ क्यों नहीं रखते हो, यहाँ फैमिली का रखने का खर्चा ज़्यादा है, घर जाता हूँ तो घर के 4 काम और कर देता हूँ, परिवार भी बना हुआ रहता है। फिर मैं तुमको राजस्थान और दिल्ली में क्या फ़र्क समझ में आता है? बोले दिल्ली में रहने के लिए ना झूठ बोलना एक जरूरी है। बोले दिल्ली में ना आदमी, अब मैं इस तरह ट्रेंड हूँ सर, आप मेरे को बताओ करना क्या है, मैं सामने झूठ बोलूंगा आप पकड़ नहीं सकते हो, मैं तुम्हारी ये ट्रेनिंग। बोले मेरा जो पहला मालिक था उसने मेरे को बहुत ट्रेनिंग दिया। वो उसका कोई एडहेसिव का क्या चीज का बिजनेस था, तो बोले कस्टमर से कैसे बात करना है, माल तैयार, माल अभी प्रोसेस में शुरू ही नहीं हुआ है, वो तो कहता है बस पैकिंग हो रही है। तो मैं उससे पूछा सर आप ऐसा क्यों बोलते हो? बोले देखो अपन ऐसा नहीं बोलेंगे तो अपने को बिजनेस नहीं मिलेगा, है ना। तो मैं बोला राजस्थान में कैसा होता है? बोले सर वहां तो जैसा है वैसे ही बोलते थे, बिजनेस तो मिलता है। तो ये आपकी मानसिकता है कि आप सच्चाई बोल के बिजनेस नहीं मिलेगा। हो सकता है सच्चाई बोलने से भी बिजनेस मिल जाएगा, लेकिन यहाँ हमारे जैसे यहाँ बिना ही मतलब का काम है ना। मोबाइल पे कोई पूछेगा कहाँ हो, वो एवं ही बताएगा कि मैं जहाँ है वहां नहीं बताएगा, कहीं और ही बताएगा, जबकि उसकी झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। अब वो हैबिट में आ गया है। अब उसको लगता है कि मैं झूठ नहीं बोला तो मैं कोई काम नहीं किया। ये जो ये जो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ है ना। मेरा एक दिल्ली में दोस्त है, तो उससे तो शिविर विर तो किया नहीं है, वो कभी कभी बैठ के बात कर लेते हैं। बोले यार तू जिस तरह की बात करता है ना, उससे जिंदगी में कोई टेंशन नहीं रहेगा ऐसा लगता है। और बोले मेरे को ये सोच के बहुत टेंशन हो रही है कि कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो दिल्ली में अपने टेंशन में रहें तो अपने को लगता है कोई काम कर रहे हैं, और टेंशन में नहीं है तो अपन कोई काम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो झूठ बोल दिया तो लगता है अब कोई पुरुषार्थ किया है ना। ये एक्स्ट्रा वो क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा स्किल्स हैं। तो ये जो माइंडसेट है, इसका मतलब है कि बच्चा वो माइंडसेट लेके नहीं आया, वो तो सत्य वक्ता है, उसको तो उस बात की। और हर बच्चा सही कार्य व्यवहार करना चाहता है।
हर बच्चा सही कार्य व्यवहार करना चाहता है। कैसे माने इस बात को कि हर बच्चा सही करना चाहता है? इस बात को कैसे माना जाए कि बच्चा सही करना चाहता है? पहली बार बच्चा घुटने से चलता है, बोलिए बोलिए बोलिए। क्योंकि सर मुझे लगता है कि बच्चा जरूर किसी गलत बात को सबसे पहले टोकता है। हाँ, बच्चे से आप कोई भी चीज डिफरेंशिएट कराएंगे, वो सही बात को ही फॉलो करेगा। संभावना इसकी काफी है ना। हम रायपुर में स्कूल चलाते, उसमें ना सबको आपस में बच्चे भाई जी बहन जी करके बोलते और टीचर को अध्यापिका जी बोलते। अब कुछ बच्चों के माँ बाप वहां जब एडमिशन कराने आए तो उनके बच्चे बच्चों के साथ खेलने लगे और बच्चों ने उनको जिस तरह से अपने साथ खिलाया, जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया, और वो माँ बाप तो बात करके चले गए, बच्चे उनको जिद करके उसी स्कूल में लेके आए कि हमको तो उसी स्कूल में जाना है। क्योंकि वो आधा घंटे जो वहां बच्चों के साथ खेल लिया, उन्होंने जिस तरह का उनको संबोधन किया, जिस तरह से उनसे बात किया, जिस तरह से उनको अपने साथ मिलाया, तो ये बिहेवियर उन बच्चों को इतना स्वीकार हो गया और उन्होंने घर में जाके बोला हम हाँ तुम्हारे साथ। अच्छा, जो अपने बच्चों को बेटा जी करके बोलते है ना, तू अब जैसा घर में आप कर ही देते हैं, तो अपने बच्चों को हम जी लगा के क्यों नहीं बोलें? यदि सही अर्थों में देखें तो जैसा कि हमने चर्चा किया कि चेतना के मामले में हो सकता है वो हमसे आगे की चीज निकले। शरीर से छोटा है, चेतना से छोटा नहीं है ना। चेतना से हमसे बड़े होने की संभावना है। तो हम जितना सम्मान अपने समान व्यक्ति को देते हैं, उनके सामने जी लगा के बोलते हैं, तो अपने बच्चों के नाम के आगे भी जी लगा के बोलें, बेटा जी करके बात करें। तो अब वो घर में कहता है कि जी करके बोलो मेरे को, आप मेरे को जी करके नहीं बोलते हो, है ना। आपस में भी जी कर कुछ मतलब आपस में एक दूसरे के साथ भी कैसे बात करें। तो इतनी छोटी छोटी बातें बच्चों ने कैसे नोटिस किया। माँ बाप उनका एडमिशन उस स्कूल में कराना नहीं चाहते थे, लेकिन बच्चे जिद करके, वो छोटी क्लास का बच्चा, क्लास 2, 3, 4 का बच्चा जिद करके आपको अपने अपना एडमिशन वहां पे करवा लिया। ऐसे कई केसेस हमने देखे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चा उस सही व्यवहार को एक्नॉलेज करता है। जब बच्चा पहली बार चलता है, घुटने चल पाता है, तो कितना घुटने चलता है, चल चल के घुटना घिस जाता है। वो खुशी उसकी, जब पहली बार कोई शब्द बोल पाता है, उस शब्द को इतना बोलता है कि सुनने वाले सुन सुन के बोर हो जाते हैं। इसका मतलब है हम चलना सीख पाए, बोलना सीख पाए, तमाम काम सीख पाए। तो हम सीखना, सामने वाला सीखना चाहता है इसलिए हम सिखा पाए। हम किसी को कुछ भी सिखाना चाहें वो हम सिखा देंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो बच्चा सही करना ही चाहता है, सही सीखना ही चाहता है। अब देखिए, ये बच्चा जो जन्म से जिज्ञासु था, न्याय का याचक था, सत्य वक्ता था, सही कार्य व्यवहार करना चाहता था, ये कैसा हो गया? अब इसकी जिज्ञासा क्या है? पैकेज। अब एक ही जिज्ञासा है, और पैकेज के पीछे पैकेज का क्या करना है ना। अब हायर एजुकेशन कॉलेजेस में बहुत स्टैंडर्ड, बहुत स्टैब्लिश हो गया कि जो ड्रग्स नहीं लेता है वो पिछड़े घर का है। यहां पहुंच गया है। यदि आपको अपने आप को विकसित परिवार का दिखाना है तो आपको ड्रग्स लेना होगा। यदि आप कमजोर मानसिकता के हो, आप शामिल हो जाओगे। हमारे समय में था, जब हमने इंजीनियरिंग किया, कि शराब पीता है तो थोड़ा सा विकसित है और दूध पीता है तो बच्चा है। तो हमने कईयों को पिलानी सिखाई अपने समय में। आजकल अब शराब पीता है तो गरीब घर का है, ड्रग्स लेता है तो थोड़े बड़े घर का है। अब ऐसा हो गया। तो इसका मतलब है कि जिस तरह के मापदंड और जिस तरह का, यदि आपकी मानसिकता थोड़ी सी भी कमजोर है तो आपको जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिज्ञासा कहां पहुंच गई और न्याय का क्या हुआ? दूसरे के साथ अन्याय करके भी अपना फायदा होता हो तो चलेगा, ठीक। सत्यवक्ता क्या हो गया? स्मार्ट होने का मतलब है कि झूठ बोले और चेहरे पे शिकन ना है, इसका नाम स्मार्ट होना है। सही व्यवहार, कार्य व्यवहार क्या हुआ? कुछ भी करो, सफल होना है, सही वही सब गया तेल लेने, ठीक। तो जो मानसिकता, जिस मानसिकता के साथ हमने पहुंचाया, तो ये पता चला अब इसको स्किल तो इसके पास बहुत बढ़िया इंटरनेशनल लेवल की स्किल है और किडनी बेचने के रैकेट का हिस्सा हो गया। कोरोना काल में सब देखा। अब इसमें मामला किसी डॉक्टर का नहीं है, मामला किसी इंजीनियर का नहीं है, मामला किसी भी व्यक्ति का नहीं है। मामला तो केवल एक मानसिकता है, और मानसिकता देने की जिम्मेदारी आप लोग की। आप तो घोषित रूप से जिम्मेदार हो ना भाई, हम तो घोषित रूप से जिम्मेदार नहीं।
आपने पद ग्रहण किया है, शपथ खाई। है बीएड किया है बीएड किया है। तो ये एक बात दिखाई दे, देखिए गलत नहीं है कुछ भी। यदि पूरे मानव जाति की जर्नी को देखेंगे तो एक समय था जब उसने वंश से अपने आप को पहचानने की कोशिश की। वंश मतलब जैसे पशु रहते हैं, पशुओं के साथ जंगल में रहा होगा, पशुओं की तरह अपने आप को पहचानने की कोशिश किया, पशुओं की तरह से आहार निद्रा भय प्रजनन के लिए गया, उससे उसने खुश होने की कोशिश की। वहां से निकल के आगे आया तो हमने कर्म करके अपने आप को पहचानने की कोशिश की। तो बेसिकली हम स्किल तक पहुंचे हैं। अभी हमारी पहचान के लिए क्या पूछते हैं? किसी बच्चे के यहाँ, किसी के परिवार में घर में जाएं और बच्चा होता है तो उससे पूछते ही हैं कौन सी क्लास में हो, क्या नाम है। धीरे से क्या पूछ देते हैं? बड़े होके क्या बनोगे? अब उसको पता ही नहीं बेचारे क्या झंझट गले में डाल रहे हो उसके। क्या ये क्वेश्चन पूछना ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारी पहचान क्या चीज से, आपको भी ये बताना पड़ता है कि मैं ये करता हूं। अभी करना हमारी पहचान है, जीना हमारी पहचान नहीं है। आप देख लीजिए, है ना, एक दौर चला इंजीनियर डॉक्टर के सामने, तो डॉक्टर पहले से लिखा ही जाता था। फिर इंजीनियर को लगा मैं ही पीछे रह गया, उसने भी ईआर लिखना चालू किया कुछ दिन बाद बोर हो गया। तो हमारे इंजीनियर डॉक्टर या कोई भी पद होने से वो हमको तृप्ति नहीं देता है। अहंकार कुछ हद तक पोषण किया जा सकता है, वो अंदर वाली तृप्ति नहीं देता है। फाइनली वो जो अंदर वाली तृप्ति है, वो जो अपना स्थायी कोई मेरी पहचान का आधार है, वो मेरा आचरण है, वो मेरा जीना है, वो मेरा कंट्रीब्यूशन है, वो मेरा क्रिएशन है। मानवता के अर्थ में मैं क्या क्रिएट कर पाया, वो मेरी संतुष्टि की जगह है, वो मेरे जीने की जगह है। इसका मतलब है कि जीने की जगह अभी हमने बहुत नहीं की है। केवल स्किल के आधार पर अभी हमने आदमी को पहचानने की कोशिश की है। मानसिकता के आधार पर आदमी का आउटपुट हमारे पास नहीं है, इसलिए मानसिकता की कोई जगह हमारे पास अभी नहीं बनी। ये इतना बड़ा गैप कैसे रह गया? अब ये चर्चा करते हैं कि ये गैप इतना कैसे रह गया। आपने 2 लाइनें सुनी होगी, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। सुना? तो कितने लोग हैं यहाँ जो खाने के लिए जी रहे हैं? खाने के लिए मिल जाए, इसके अलावा अपना कोई उद्देश्य नहीं है और हम इसमें खुश हैं। बोलो भाई, हाथ खड़े करो। कोई नहीं है तो कम से कम आप खाने के लिए तो नहीं जी रहे हो, ये तो सिद्ध हो गया। ठीक है, कितने लोग हैं जो जीने के लिए खा रहे हैं? अब तो हाथ उठाना बाय डिफॉल्ट। जो जीने के लिए खा रहे हैं, इसका मतलब जीना आपको समझ में आता है। अच्छा बताओ, जिंदा रहना और जीने में क्या अंतर है? जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं। अब तो मेरे को लगता है कि आपने जितना सुबह से अभी तक देख लिया, अब आपको ये मंच समझ में आ गया कि ये मंच कैसा है। खुला मंच है, इसकी कोई मर्यादा नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना, और अपनी बात कह ही सकते हैं और अपन बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जिंदा रहने और जीने में क्या फर्क है? एक ही बात है कि अलग अलग बात है? माइक पीछे देखिए, ये बात हम कहाँ कर रहे हैं एजुकेशन के संदर्भ में, कि एजुकेशन का पर्पस जिंदा रहना है कि जीना है, ये समझना होगा। जैसे मैं 2 लाइनें बोल सकता हूं, पशुओं के लिए जिंदा रहना आवश्यक भी है, पर्याप्त भी है। पशुओं के लिए जिंदा रहना आवश्यक भी है, पर्याप्त भी है। मानव के लिए जिंदा रहना आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब मानव के लिए जीना पर्याप्त है। तो क्या हम जिंदा रहने और जीने को डिफरेंशिएट कर पाए? यदि जीने को डिफरेंशिएट, जीने को क्लियरली पहचान पाए, तो जीने के लिए शिक्षा कैसी होगी और उसके लिए मापदंड क्या होंगे, उसके लिए बुक्स क्या होंगी, उसके लिए टीचर्स की एबिलिटी क्या होगी, तो हो सकता है बीएड भी चेंज होगा, डीएड भी चेंज होगा, पूरा स्ट्रक्चर बदलेगा। हाँ जी,
जिंदा रहने में और जीने में वही फर्क है जिससे आज आपने शुरुआत की थी कि देखने में और चेतना से देखने में क्या फर्क है। जिंदा रहना मेयरली हमारे सिस्टम्स ऑर्गन सब ठीक ठाक है, वो जिंदा रहना है, हम खा पी रहे हैं और सब ठीक है, डाइजेशन। जीने का मतलब है हमारी जो चेतना है वो जागृत है, तभी हम जिंदा हैं। जब हम जीवन के विभिन्न अवयवों को, प्रकृति के विभिन्न तत्वों को या अपने जीवन से जुड़े विभिन्न जो भी चीजें हैं, चाहे वो संबंध है या सामाजिक या कुछ भी है, उनको हम समझते हैं, उनके प्रति जिम्मेदारी लेते हैं, उनमें कुछ अपना दृष्टिकोण जाहिर करते हैं, सुधार या जो भी हमें दिखता है करते हैं। और यही मेरे को लगता है जो चेतना है ये हमें जिंदा रख जीने कर पाती है, और जीने की कला ही शिक्षा है। तो अभी सबको ये बताना है, एक एग्जाम्पल देके ये बताना है कि इसका नाम जिंदा रहना है, इसका नाम जीना है, ऐसा एग्जाम्पल देना है। अब बोलिए। सर, हमारी श्वास का चलना जिंदा रहना है, लेकिन हमारे अंदर संवेदनाएं, दूसरों के लिए हमें उसका दुख दर्द महसूस करना, उसके लिए सहानुभूति, तदानुभूति। मैं मेरी क्लास में एज ए टीचर ही, अगर मैं सिर्फ पढ़ाई आई मशीन की तरह, एक रोबोट की तरह मैंने अपना सिलेबस जो था कराया, मुझे मतलब नहीं है बच्चों ने लिखा नहीं लिखा, उन्हें समझ आया नहीं। बट जब हम जीने की बात कर रहे हैं एज ए ह्यूमन, एज ए टीचर, तो मैं वहाँ पर हर एक बच्चे का इंडिविजुअली देख रही हूँ, किसको मेरी बात समझ आ रही है, किसकी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम के साथ खुद को रिलेट कर पाना, वहां तक जाके उनकी प्रॉब्लम, मतलब खुद को उनकी जगह, तदानुभूति जो हम कहते हैं, वो महसूस अगर कर रहे हैं तो बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, और बोलिए। हाँ जी, पीछे दो माइक। सर, डेफिनेशन पे नहीं जाता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल एक बिल्कुल ठीक। CWSN बच्चे हर एक स्कूल में कुछ है हमारे पास। क्या बोलते हैं? CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। स्पेशल। तो उनके लिए स्कूल एक सच में वेलकमिंग एनवायरनमेंट हो। मेरे ऑफिस में जैसे वो बिल्कुल आ सकते हैं। अभी भी मेरे पास यहाँ से पहले मैं ब्रह्म कुमारीज में था माने सर जी, तो एक लड़की जो मेंटली रिटार्डेड है, उसके बारे में मुझे बताया गया कि वो रोज़ आपको पूछने आ रही है, और मैं कुछ खास नहीं करता हूँ, मेरे पास आती है, कुछ बता के चली जाती है। काफ़ी स्टोरीज होती हैं उसके पास बताने के लिए, मैं सुन लेता हूँ। बहुत बढ़िया जी, बढ़िया। और कुछ कहेंगे? और कुछ कहना हो थोड़ी आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए। एक एग्जांपल छोटा सा दे रहा हूँ सर। जो शिविर में ड्यूटी निभाने आए हैं वो जिंदा हैं, और जो कुछ नया सोच के कुछ नया मिलेगा, लर्निंग और मजा लेंगे कुछ, तो ये सर जिंदा होने, जीने का प्रमाण है। एक तो सबसे पहले आपके शिविर के लिए जोरदार तालियां। जो मोमेंटम हमने गेन किया है और जिस तरह से आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जैसा हम चल पा रहे हैं, ये सुखद है। दो तीन बातें और कह देता हूँ। इस कंटेंट को, जैसा कि शुरू में बात हुई कि एक बड़ा काम है सुन पाना। सुन पाने का मतलब क्या है? सुन पाने का मतलब ये है कि जब हम अभी किसी चीज को सुन रहे होते हैं तो हमारे चित्त में पहले से भी कुछ चल रहा होता है। हो सकता है आपकी कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो आपको बार बार दुख देती है, आपको बार बार याद आती है, या मेरे बोलते बोलते आपको अपनी ज़िंदगी का कुछ याद आने लगता है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो कहीं खो ही जाता है और आप अपनी प्रॉब्लम के साथ बह जाते हो। तो ये काफ़ी ज़ोरदार तरीके से तंग करती है पहले एक दो शिविर में, क्योंकि हमारे बहुत सारे घाव ओपन एंडेड रहते ही हैं और वो हैंडल नहीं हुए हैं, और ऐसे किसी माहौल में वो ज़्यादा याद आ जाता है। तो एक तो यदि ऐसा कुछ बैक ऑफ द माइंड चल रहा है तो वो आपको सुनने नहीं देगा। और ये ऐसा एक डिज़ाइन है जिसमें कि वो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक पूरा बिल्डअप करते हैं। यदि बीच में से एक स्लॉट निकल जाएगा तो सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में मतलब क्या मेरे मुट्ठी में आया कहना मुश्किल है। तो एक तो मैंने ये कही कि चित्त में कोई भी पुराना बैगेज है वो आपको सुनने नहीं देगा। कुछ भी आपके साथ पास्ट में ऐसा घटा है जो लगातार लौट लौट के आपके ध्यान में आता रहता है, तो उसका एक छोटा आसान तरीका मेरे को समझ में आया, और कोई तरीका आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को ये समझ में आया कि ये मन जो है इसको मनाते हैं तो ये मान जाता है। कॉपी में उस चीज़ को लिख दो और अपने मन को समझा दो कि इसका इलाज मिलेगा, अभी समझने दे, अभी समझने में परेशान मत कर, ठीक है। तो कॉपी में लिख देते हैं तो एक बार को अपना मन स्वीकार कर लेता है कि इसको थोड़ा सा बाद में हैंडल करेंगे, तो थोड़ा सा कहीं वो रजिस्टर हो जाता है और वो बार बार आपको तंग नहीं करेगा। एक ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अक्सर जब मैं शिविरों में देखता हूँ तो बहुत सारे लोग पहले शिविर में तो सुन ही नहीं पाते, मतलब उनकी लिसनिंग
10% भी नहीं हो, 5-10% भी नहीं हो पाती। जब सुन ही नहीं पाया तो रिजल्ट की क्या अपेक्षा करें, है ना। जो लोग दूसरी तीसरी बार आ रहे हैं, अब उनका आंखों में चमक अलग है, बॉडी लैंग्वेज अलग है, क्योंकि उनको पता है कि किस तरह की बात होने वाली है और अब मेरे को कैसे शामिल होना है। तो एक तो जब हम सुन रहे हैं तो केवल अपने लिए सुन रहे हैं। यदि ऐसा हम सुन पाएं, अपने को केंद्र में, हम चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की बात करते हैं, ये भी एक एजुकेशन है, ये भी एक एजुकेशन का स्वरूप ही है। यहाँ हम खुद को सेंटर में रख पाएं, क्योंकि यहाँ सारी बात, यहाँ ना राम के लिए कुछ कह रहे हैं, ना कृष्ण के लिए कुछ कह रहे हैं, ना किसी और भगवान के लिए कह रहे हैं, ना किसी देवी देवता के लिए कह रहे हैं, शुद्ध रूप से आप ही के लिए कह रहे हैं। दूसरी किसी चीज की चर्चा यहाँ नहीं होगी। तो आप खुद को केंद्र में रख पाए। कितनी बात बोल दी अभी तक? पहला क्या बोला? कोई चित्त में बैगेज है तो आप सुन पाए, इसको सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है। आप कैसे उसको हैंडल करेंगे, तो 7 दिन हमारा भी श्रम बेकार है, आपका भी श्रम बेकार होगा। पहला काम, चित्त में कोई बैगेज है तो कैसे शांति से उसको बैठ के हैंडल करें, उससे बात कर लें, उसको समझा दें, समय आने पे तुम्हारा इलाज करेंगे। ठीक। दूसरा एक और है, सुनते सुनते ना हम लिस्ट बनाना शुरू करते हैं, अब किस किस को मेरे को अगले शिविर में भेजना है, ऐसा भी एक लिस्ट बननी चालू हो जाती। तो कृपया करके आप परोपकारी ना बने, पहले अपना कल्याण करें। वो फ्लाइट में बोलते हैं ना, दूसरे की हेल्प करने के पहले अपनी सीट बेल्ट, अपना इंतजाम, मास्क लगा लें, तो आप अपने लिए सुन पाएं। एक और जो इससे भी महत्वपूर्ण है, हम सब कोई ना कोई थियोरी, फिलॉसफी, कोई चीज़ से जुड़े ही रहते हैं, कुछ ना कुछ से करके ही आते हैं। तो जब मैं, मान लीजिए आप ओशो से जुड़े हैं, क्योंकि मैं कभी ओशो से जुड़ा हुआ रहा हूँ, जब कोई सामने वाला बात कहता है और वो उसके सपोर्ट में आती है तो लगता है कि अब ठीक बोल रहा है, और जब कोई बात उसके सपोर्ट में नहीं आती है तो आपको लगता है अब ठीक बात नहीं हो रही। तो आप किसी विचारधारा के संदर्भ में इसको ना देखें। अपने विचारधारकों की दर्शन की एक बड़ी मतलब खूबसूरती है कि पहला काम है कि सुन पाना, अनबायस्ड होके सुन पाना। जैसा कि मैंने पहले कहा, इसमें कोई पूजा नहीं है, पाठ नहीं है, तंत्र नहीं है, मंत्र नहीं है, ना गुरुजी की पूजा है, ना गुरुजी की स्थापना है, ना इसमें रजिस्ट्रेशन है, ना आपसे कोई दान मांगेगा, ना आपसे कोई चंदा मांगेगा, ना जोड़ना है, ना घटाना है, ना आपको अनुयायी बनाना है, ना आपके गुरु बदलना है, ना आपके घर की फोटो बदलना है। जो आपके गुरुजी हैं उनको बनाए रखो, जो आपकी पूजा पाठ पद्धतियां हैं उनको बनाए रखो। केवल सारे गुरुओं ने एक ही बात की है कि भैया जो बोल रहे हो वो आचरण में आ जाए। जो कुछ हमारे महापुरुषों ने, हमारी पूरी परंपराओं ने आज तक अच्छा कहा है, वो बाई एजुकेशन आचरण में ट्रांसलेट किया जा सके, एक ऐसा प्रयास। तो ये प्रयास किसी को हटा के रिप्लेस करने का नहीं, ये प्रयास किसी को रिप्लेस करने का नहीं है, बल्कि जो भी शुभ आकांक्षाएं पूरी हमारी परंपराओं ने किसी भी धर्म और देश में व्यक्त की गई हैं, उनको बाई एजुकेशन साकार किया जा सकता है। एक ऐसा विकल्प सामने आया है, एक ऐसा अनुसंधान सामने आया है। तो जब भी आप सुनेंगे, अपनी विचारधारा, जो भी विचारधारा से आप जुड़े हैं, उससे कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि कंपेयर करने का अधिकार किसको है? कंपेयर करना गलत नहीं है, लेकिन कंपेयर करने का अधिकार किसको है? जिसको दोनों का पूरा ज्ञान, जिसको दोनों विचारधाराओं का एंड टू एंड ज्ञान होगा, एंड टू एंड क्लैरिटी होगी, तो वो कह पाएगा कि यार इसमें क्या पॉजिटिव है, इसमें क्या पॉजिटिव है ना, कि और मेरे काम का क्या हो सकता है या सबके काम का क्या हो सकता है। तो किसी बात को पूरा समझने के बाद कंपैरिजन करें, इसकी बिल्कुल उपयोग। इसलिए कंपैरेटिव स्टडी नाम का पीएचडी हमारे यहाँ होता ही है। तो कंपैरेटिव स्टडी कब किया जाए? जब दो का आपको अधिकार हो। अधिकार ही नहीं है उसके पहले तो आप या तो इसको गलत सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी दूसरे को अधूरा सिद्ध करने की कोशिश, इससे काम नहीं चलेगा। तो चौथा क्या बोला? नो कंपैरिजन। आप सुन पाए, प्योरली सुन पाए। सुन पाने को कैसे समझा? सामदाम रिनपोछे, तिब्बत के निर्वासित राष्ट्रपति, मसूरी के एक शिविर में शिविर करने के लिए आए। वो आए तो सरकारी गाड़ी से नहीं आए, शिविर करने आए तो अपनी पर्सनल गाड़ी से आए। ठीक। उसी समय अमेरिका एक डेलीगेशन जाने वाला था तिब्बत की ओर से, अमेरिका से बात करने। तो उन्होंने कहा देखो 1 से 3 लंच रहता है, उसी बीच में बात कर पाऊंगा। तो वो डेलीगेशन आया 1 से 3, एक भी सेशन वो व्यक्ति 5 मिनट लेट नहीं किए, एक भी सेशन, और 7 दिन बोले नहीं। तो हम सोचे यार ये आदमी मतलब सेशन भी मिस नहीं कर रहे हैं, बोल भी कुछ नहीं रहे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो 7वें दिन उन्होंने जब
इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन फीडबैक सेशन होता है, उसमें उन्होंने अपनी शेयरिंग किया। उन्होंने कहा कि देखो हम दर्शन के छात्र हैं, इसी दर्शन को सुनने की मर्यादा कैसी होती है, तो हमारी परंपरा ने हमको सिखाया है कि पहले एंड टू एंड सुनो, फिर उसका मनन करो, फिर क्वेश्चन क्रिएट होता है तो बात करो। मैं ऐसा यहां नहीं कह रहा हूं, ऐसा उन्होंने बताया, उस परंपरा ने ऐसा बताया। हमारी मॉडर्न एजुकेशन क्या कहती है? क्वेश्चनिंग करो, चर्चा करो, संवाद करो। ठीक है, तरीका बदल गया है, क्योंकि मेरे को लगता है कि शायद अब हमारा क्वेश्चनिंग करने का अधिकार भी विकसित हुआ है, क्योंकि एक लॉजिकल माइंडसेट आने के बाद में हम चीजों को कनेक्ट करने के क्रम में क्वेश्चन करते हैं। कोई चीजों में कनेक्ट नहीं हो रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा फोकस केवल इस बात पे है प्योरली सुन पाए, जैसा कहा जा रहा है वैसा सुन पाए, क्योंकि शब्दों की तो मीनिंग हमारे पास पहले से भी है, और जब कोई दर्शन को कहा जा रहा है उसके अपने मीनिंग होते हैं। तो जिस अर्थ में कहा जा रहा है, जिस मीनिंग में कहा जा रहा है, उसको लिया जा सके जितना लिया जा सके। एक पांचवी बात इंपॉर्टेंट और है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है वो शुद्ध रूप से चूंकि आपके लिए कहा जा रहा है, इसलिए जब आप बात करें तो किसी थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल लेके ना आए। जब भी हम बात करेंगे अपनी जिंदगी फ्लोर पे लेके आएंगे। मैं ये समझा, मुझे ये ठीक लगा, मुझको ये ठीक नहीं लगा, मैं इस बात से सहमत हूं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, मैंने इस बात को मेरी जिंदगी में ऐसे देखा, मैंने, क्योंकि आपने ध्यान दिला दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हम किसी तीसरे को बीच में लेके आते हैं, वो यहाँ बीच में है ही नहीं, अब क्या बात करें उसकी? तो उसने क्या किया, क्या सोच के किया, हमको पता नहीं है, उसके बारे में आर पार बातचीत नहीं हो सकती। आपसे आर पार बातचीत हो सकती है, आप मेरे से आर पार बातचीत कर सकते हैं। तो सीधे सीधे जब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन में बात नहीं करेंगे, आर पार बात करेंगे, अपनी बात करेंगे, काल्पनिक एग्जाम्पल की बात नहीं करेंगे, घटी घटनाओं की बात करेंगे, जिंदगी की बात करेंगे।